अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज जो हमारा एक्सरसाइज हम पढ़ने लगे हैं, एक्सरसाइज है 4.3। 4 चैप्टर आप कर रहे हो, 4.1 एंड 4.2 आप लोग कर चुके हैं। 4.3 में सबसे पहले तो आप क्वेश्चन मार्क कर लीजिए जो आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। वो है क्वेश्चन नंबर 1 है, 6 है एंड 8 है। इस एक्सरसाइज में जस्ट आप लोगों ने 3 क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिया आप लोगों को। अब 4.1 भी ऑलमोस्ट ऐसी ही थी, 4.2 भी ऐसी ही थी। डिफरेंस बस थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा है कि 4.1 में जब हमने देखा था तो यहाँ पे दोनों जो हमारे पास टर्म्स गिवन थी उनकी पावर डिग्री यानी कि 1 थी, ठीक है। यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1 था। अंदर यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है वहाँ पे x था, ठीक है। ये 4.1 में आपने पढ़ा। इसी तरह से अगर 4.2 की बात करें तो 4.2 में था कि अगर आपके पास एक टर्म में डिग्री 1 थी, एक टर्म में डिग्री आपके पास 2 थी, तो आप a b c की उसको फॉर्म में लिख लेते थे। यहाँ पे अब देखिए डिफरेंस ये चीज़ है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो x+3 एक सिंपल लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ आगे देखो x² + 1 है, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है। ये डिफरेंस है बस यहाँ पे। और इसको आप किस तरह से करोगे, वही जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। लेट हम लोग जो क्वेश्चन होगा वो कर लेंगे, देन a/x+3 आपको पता है प्लस। अच्छा, जब हमारे पास यहाँ पे डिग्री 2 या वेरिएबल की कोई भी डिग्री यानी कि 1 से ग्रेटर आ जाएगी, 2 आए 3 आए कुछ भी आए, तो आप उसको किस फॉर्म में लिखोगे, bx+c। यानी कि a आप लोग लिख चुके हो, उसके बाद b आता है तो खाली आप b/this नहीं लिखोगे, बल्कि क्या करोगे, bx+c। आगे फॉर एग्जांपल आगे कोई और टर्म भी होती तो मैं फिर क्या लिखती, dx+e लिख के उसके नीचे उसकी टर्म लिख देती, ठीक है। इस तरह से आपने इसको करना है। सिर्फ उस केस में जब आपके पास यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 ना होगी, बल्कि वेरिएबल की पावर 2 या 2 से ग्रेटर होगी, ठीक है। आगे आप लोगों को पता है कि जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में लिखा हुआ होता है हम उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं ऑन बोथ साइड्स। जब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया तो ऑब्वियसली ये सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3x - 11। एंड देन जब आपके पास यहाँ पे आप a में मल्टीप्लाई करोगे तो x+3 कैंसिल होगा, तो आपके पीछे के हमारे पास रहेगा x² + 1 यानी कि ये टर्म रह जाएगी। और सिमिलरली bx+c के साथ भी ये कैंसिल हो जाएगी और आपके पास क्या आ गया, x+3। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। उसके बाद हमने क्या किया, ये तो एज इट इज़ रहा, बस अंदर जो है a को मैंने 1 के अंदर सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और bx+c को ax+3 के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद मैंने क्या किया है, जैसे x² वाली टर्म्स को यानी कि इसके जो कोफिशिएंट्स को कंबाइन कर दिया, यानी कि x² उनमें से कॉमन ले लिया एंड देन यहाँ से x कॉमन ले लिया और यहाँ पे हमने कांस्टेंट टर्म्स कर दी और इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। क्लियर। उसके बाद आपको पता है जब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन बना लेते हैं वहाँ से हम लोग अपनी एक वैल्यू लेते हैं, पुट किया हम लोगों ने x+3 को = 0 और ऑब्वियसली वहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -3। इसको इक्वेशन नंबर मैं 1 में पुट करूँगी। अच्छा, अब देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में जब हम पुट करेंगे वैल्यू को, जब हम x की वैल्यू को पुट करते हैं तो आपको पता है कि आपके पास सिर्फ एक अल्फ़ाबेट कोई रह लेता है, बाकी जो है वो 0 हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखो जब मैं यहाँ पे -3 पुट करूँगी तो -3 + 3 क्या हो जाएगा, 0, यानी कि ये सारी टर्म वो क्या कर देगा, 0 कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ हमारे पास a वाली टर्म रहेगी। a में मैंने x² की जगह पे -3 पुट किया, वहाँ से आपके पास 9 + 1 आ गया और यहाँ से हमने क्या देखें, a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब देखो a की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। अब यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही ऐसा था जिसमें वेरिएबल की जो पावर है 1। इसका मतलब है कल भी मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह की कंडीशन होगी तो फिर देन हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करेंगे, ठीक है। अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x², जब मैं x² के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूँगी तो यहाँ पर देखिए x² के कोफिशिएंट्स क्या हैं, a + b, और इस साइड पर देखोगे तो आप x² का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो यानी कि हम यहाँ पर क्या कंसिडर करेंगे, 0। तो x² + x के कोफिशिएंट क्या आ गया, a + b = 0। -2 a की वैल्यू हमारे पास है, वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट की और b की वैल्यू आपके पास आ गई 2। अब हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू फाइंड करनी है। c की वैल्यू किस तरह से आएगी, अब कंपेयरिंग हमने x² के कोफिशिएंट किए हैं, अब कंपेयर कर रहे हैं हम x के कोफिशिएंट। अच्छा, यहाँ पे एक और बात कि जब आप कंपेयरिंग कर रहे होगे कोफिशिएंट की तो नॉट नेसेसरी कि आपने x² के करने हैं, x के करने हैं, आप कांस्टेंट टर्म्स को भी जो है वो कर सकते हो, ठीक है। आपकी मर्जी है, क्योंकि हमें जस्ट वैल्यू चाहिए a b c की। अब वो किस तरह से हम निकाल रहे हैं तो वो कोई इशू नहीं है कि x² के करोगे देन x के करोगे देन, यहाँ पर अगर c की वैल्यू देखो अगर हम कांस्टेंट को भी कर लेते हैं तो वहाँ से भी आ जाएगी, ठीक है।
तो कंपेयरिंग कर ली हमने कोफिशिएंट ऑफ x और वो हमारे पास क्या है 3b प्लस c, और इस साइड पे देखा जाए तो x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो वही हमने कर दिए 3b प्लस c इज इक्वल्स टू यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 3। अब पुट वैल्यू ऑफ b, वैल्यू b की हमारे पास गिवन है क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको फाइंड कर चुके हो आप लोग। b की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी और वहाँ से आपके पास क्या आ गया 6 इज इक्वल्स टू 3 और ये इधर आके माइनस हुआ और आपको पता है c की वैल्यू क्या आ गई -3। अब हमने वाली जो रिक्वायरमेंट थी ए बी सी की वैल्यूज़ निकालनी वो हम यहाँ तक निकाल चुके हैं। अब जो हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन क्या आ गई a ओवर दिस प्लस बी सी ओवर बी एक्स -3 यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे c की वैल्यू जो है -3 आ रही है, तो माइनस प्लस जो है वो हमेशा आपको पता है माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे इस वजह से माइनस आ गया और इसकी जो फाइनल हमारे पास इक्वेशन बनी वो हमने उसका लिख दिया कि हेंस दिस इज इक्वल्स टू दिस। थैंक यू सो मच। बाकी क्वेश्चन आपका इसका होमवर्क है, आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा और आप बाकी क्वेश्चंस कर लोगे।